Hello students, welcome to All About Civil, Soil Pollution and Environmental Studies. सॉइल पॉल्यूशन में हम टॉपिक कवर कर रहे थे कि किस किस टाइप में किन किन कैटेगरीज में हम सॉलिड वेस्ट को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि सॉलिड वेस्ट जो भी किसी घर से निकल रहा है या फिर किसी रेजिडेंशियल एरिया से निकल रहा है तो हम कितने पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो कुछ टाइप हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं जो कि थे रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, कंस्ट्रक्शन साइट्स, इन सब से आने वाला कूड़ा। तो हमने इसको अलग अलग कैटेगराइज कर लिया था। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं म्यूनिसिपल सर्विसेज। म्यूनिसिपल सर्विसेज से जो सॉलिड वेस्ट आ रहा है उससे रिलेटेड हम सब इस सॉलिड वेस्ट को रखते हैं म्यूनिसिपल सर्विसेज की कैटेगरी में। द अर्बन सेंटर्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इमेंसली to the solid waste crisis in most countries today। अब जो अर्बन सेंटर्स है यानी कि जो शहरी इलाके हैं वो भी सॉलिड वेस्ट में काफ़ी ज़्यादा उनका भी हाथ है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अपना रोल प्ले कर रहे हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सॉलिड वेस्ट म्यूनिसिपल एरिया यानी कि अर्बन एरियाज़ जो हैं, शहर वाले एरिया, वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड वेस्ट निकलता है। Some of the solid waste brought about by the municipal services include street cleaning। अब इनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? स्ट्रीट क्लीनिंग, जैसे कोई भी स्ट्रीट है उसको हम क्लीन कर रहे हैं तो वहाँ से जितना भी सॉलिड वेस्ट इकट्ठा हुआ। वेस्ट फ्रॉम पार्क्स, अब पार्क के अंदर जितना भी सॉलिड वेस्ट रहा तो वो सब भी म्यूनिसिपल की कैटेगरी में हो गया। बीचेस, बीच पे जितना भी कूड़ा है या जो भी सॉलिड वेस्ट मिल रहा है वो सब म्यूनिसिपल की कैटेगरी में है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, तो जिसमें इसमें अलग अलग लेवल पर हम स्क्रीनिंग करते थे, यानी कि पहले लेवल पर जो ज़्यादा बड़े साइज़ का कूड़ा है उसको अलग कर लेते थे। फिर सेडिमेंटेशन, अलग अलग प्रोसेसेस थे जिससे हम वाटर को पूरा क्लीन कर रहे थे। तो हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ हमारे पास इम्प्योरिटी निकल रही थी। तो ये सारी इम्प्योरिटीज़ जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकल रही हैं ये भी किस में आती हैं? म्यूनिसिपल सर्विसेज के अंडर। लैंडस्केपिंग वेस्ट एंड वेस्ट फ्रॉम रिक्रिएशनल एरियाज़, अब जो भी ग्राउंड वाले एरियाज़ हैं वो सब, और जिन एरियाज़ में काम चल रहा है, स्लज वगैरह, ये सब चीज़ें कहाँ पर आती हैं? म्यूनिसिपल सर्विसेज के अंदर, यानी कि म्यूनिसिपैलिटी वाला जो एरिया है उसमें जितने भी चीज़ें आती हैं ये सब म्यूनिसिपल सर्विसेज सॉलिड वेस्ट के अंदर आती हैं। एक बार आप रीड करो म्यूनिसिपल सर्विसेज को। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड साइट्स। अब जितने भी ट्रीटमेंट प्लांट हैं या फिर साइट्स जहाँ पर कुछ ना कुछ बन रहा है तो वहाँ सबसे भी बहुत सारा सॉलिड वेस्ट निकलता है। हैवी एंड लाइट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ऑल्सो प्रोड्यूस सॉलिड वेस्ट। अब जितने भी हैवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है यानी कि हैवी चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं, जैसे कुछ व्हीकल हो गया या बड़ी बड़ी मशीनरीज हो गई, अगर कोई कंपनी ये सब बना रही है तो हम उसको बोलते हैं हैवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और अगर कोई कंपनी बहुत छोटी चीज़ें बना रही है, छोटे छोटे पार्टिकल्स छोटे छोटे चीज़ें, कपड़े इस टाइप से बना रही है तो हम उसको बोलते हैं लाइट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो इनसे भी सॉलिड वेस्ट काफ़ी अमाउंट में निकलता है। दे इंक्लूड रिफाइनरीज, अब इनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? ये आता है रिफाइनरीज। रिफाइनरीज मतलब जहाँ हम चीज़ों को प्योर कर रहे हैं, एक फॉर्म से
दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये रिफाइनरीज, पावर प्लांट्स यानी कि जहाँ पर भी हम पावर को जनरेट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे वो वाटर का पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट हो, कुछ भी हो, तो बेसिकली पावर प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पर। तो पावर प्लांट से निकलने वाला सब सॉलिड वेस्ट। प्रोसेसिंग प्लांट्स यानी कि जहाँ पर भी कुछ बनता है, एक रॉ मटेरियल से फाइनल मटेरियल में बन रहा है। जैसे कल हमने एग्जांपल देखा था कि कहीं पर कपड़ा आया तो कपड़ा रॉ मटेरियल हो गया, और मशीनों के थ्रू हमने क्या किया, उसको शर्ट बना दिया या फिर कुर्ता बना दिया। तो ये सब चीज़ें प्रोसेसिंग प्लांट्स। मिनरल एक्सट्रैक्शन प्लांट्स, जहाँ पर हम मिनरल निकाल रहे हैं, और केमिकल प्लांट्स, जितने भी केमिकल प्लांट्स हैं, तो ये सब ट्रीटमेंट प्लांट एंड साइट्स में आता है इन सब का सॉलिड वेस्ट। अमंग द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय दीज प्लांट्स देयर आर इंडस्ट्रियल प्रोसेस वेस्ट। अब इन सब में ये चीज़ें और ऐड होती हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस वेस्ट यानी कि इंडस्ट्री में काम करते वक्त जो भी चीज़ें एज अ वेस्ट निकल रही हैं, वेस्ट की फॉर्म में जितना भी सॉलिड आ रहा है, तो वो भी इसी कैटेगरी में आता है। अनवांटेड स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट्स, जिनका कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है, यानी कि कैटेगराइज नहीं कर रखा है हमने किसी चीज़ में, तो वो सब भी। साथ में प्लास्टिक्स भी, मेटल के पार्ट भी, जस्ट टू मेंशन अ फ्यू। तो ये सब चीज़ें जो भी किसी साइट पर, किसी इंडस्ट्री का सॉलिड वेस्ट है, वो सब इस कैटेगरी के अंदर आता है। ओके, ये क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं एग्रीकल्चर। क्रॉप फार्म्स, ऑर्चर्ड्स, डेयरीज, वाइनयार्ड्स एंड फीडलॉट्स आर ऑल्सो सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब क्रॉप फार्म्स, कोई भी नॉर्मल खेत। ऑर्चर्ड क्या होता है, जहाँ पर हम फलों के बाग जो होते हैं उसको ऑर्चर्ड बोलते हैं। डेयरीज हो गया, जहाँ भी दूध वगैरह, या फिर काउ बफेलो, इनसे रिलेटेड चाहे हम कुछ भी बना रहे हो, तो वो सब डेयरीज के अंदर आ गया। वाइन यार्ड्स और फीड लॉट्स, यानी कि जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो वो सब, चाहे फसल हो, चाहे वो फलों का कुछ हो, चाहे वो फूल का है, चाहे वो डेयरीज हैं, तो ये सब चीज़ें, इनसे जितना भी सॉलिड वेस्ट निकलता है, ये सब सॉलिड वेस्ट आता है एग्रीकल्चर सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में। अमंग द वेस्ट दे प्रोड्यूस आर एग्रीकल्चरल वेस्ट, स्पॉइल्ड फूड्स, पेस्टिसाइड कंटेनर एंड अदर हैजार्डस मटेरियल। अब इन वेस्ट के अंदर क्या क्या होता है, इनमें होता है एग्रीकल्चर का वेस्ट, यानी कि जैसे हम थ्रेशिंग करते हैं ना, फसल को जब काटते हैं फिर उसको साफ करते हैं, उसका छिलका अलग करते हैं ना, थ्रेशिंग बोलते हैं। तो जैसे वो थ्रेशिंग करने के बाद जो सॉलिड वेस्ट हमारे पास बचा, वो इंक्लूड हो गया। स्पॉइल्ड फूड, कुछ ऐसा फूड था जो कि ख़राब हो गया, कुछ फसल ख़राब हो गई, तो वो सब भी उसके अंदर आ गया है। पेस्टिसाइड कंटेनर, अब पेस्टिसाइड को रखने के जो डिब्बे होते हैं वो सब, और जितने भी हैजार्डस मटेरियल हैं, क्योंकि फर्टिलाइज़र्स हमारे लिए तो ख़तरनाक ही है, हमारे हेल्थ के लिए तो ख़राब ही है, तो इसलिए हम उनको हैजार्डस बोल रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो क्रॉप है, चाहे वो ऑर्चर्ड है, चाहे वो डेयरीज हैं, तो ये सब चीज़ें एग्रीकल्चर के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर के बाद, नेक्स्ट है बायोमेडिकल। एग्रीकल्चर रीड करो तब तक आप।
ओके, एग्रीकल्चर के बाद स्टार्ट करते हैं नया। नेक्स्ट बायोमेडिकल। अब बायोमेडिकल आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, जितना भी मेडिकल से रिलेटेड सॉलिड वेस्ट होगा वो सब इस कैटेगरी के अंदर आएगा। दिस रेफर्स टू हॉस्पिटल्स एंड बायोमेडिकल इक्विपमेंट एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स। अब बायोमेडिकल के अंदर क्या क्या आता है? हॉस्पिटल्स आते हैं, ये हम मेडिकल देखते ही समझ गए थे। फिर बायोमेडिकल इक्विपमेंट यानी कि जो भी इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो बायोमेडिकल इक्विपमेंट हो गए। और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, जैसे कुछ अगर हम दवाइयों की फैक्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ से, या फिर कुछ केमिकल से रिलेटेड है, तो वो सब चीज़ें आती हैं बायोमेडिकल के अंदर। इन हॉस्पिटल्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस्ड। अब किसी भी हॉस्पिटल के अंदर बहुत टाइप के सॉलिड वेस्ट निकलते हैं। सम ऑफ दीज सॉलिड वेस्ट इंक्लूड सिरिंजेस। अब इसके अंदर देखो क्या क्या हो सकता है। सिरिंज, जो भी इंजेक्शन यूज़ करते हैं हम। अब हम पहले तो ऐसा करते थे ना, एक ही इंजेक्शन से 4-5 लोग को लगा देते थे। अब बाद में पता चला कि ऐसे तो डिसीज़ फैलती है, अगर किसी को HIV वगैरह है या फिर ऐसी डिसीज़ है जो कि कम्युनिकेबल है, तो कि वो फैल सकता है। तो हमने सिरिंजेस को सिर्फ 1% के लिए रखा। तो सिरिंजेस तो हमेशा चेंज ही होती हैं, तो सिरिंज तो कंफर्म है, सिरिंज बहुत सारी निकलती हैं। साथ में बैंडेज। अब बैंडेज छोटी बैंडेजेस भी हो सकती हैं, और जैसे जिनका ऑपरेशन होता है तो उनको बड़ी बैंडेजेस लगाते हैं, पट्टी करते हैं, तो वो सब बैंडेजेस। यूज्ड ग्लव्स। अब जो ऑपरेशन के टाइम पर ग्लव्स यूज़ करते हैं डॉक्टर, वो सब। ड्रग्स का मतलब है यहाँ पर जितनी भी दवाइयाँ हैं, क्योंकि सब मेडिसिन ड्रग्स ही हैं, तो जितनी भी दवाइयाँ यूज़ हो रही हैं वो सब। पेपर, प्लास्टिक्स, फूड वेस्ट एंड केमिकल्स। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हॉस्पिटल के अंदर से सॉलिड वेस्ट निकलता है, ये सब आता है बायोमेडिकल के अंदर। All these require proper disposal or else they will cause a huge problem for the environment and the people in these facilities. अब ये जितनी चीज़ें हैं, ज़रूरी है कि इन सबको हम प्रॉपरली डिस्पोज करें। डिस्पोज करने मतलब ऐसी जगह पर इनको डिस्पोज करें कि आसपास का एनवायरनमेंट इससे ख़राब ना हो, इसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, या फिर ये किसी के कांटेक्ट में अब ना रहें। क्योंकि सोचो आप, जो यूज़ सिरिंज है उसका यूज़, और कुछ ड्रग्स हैं और जो केमिकल्स हैं, अगर उनका यूज़ हुआ तो जो इन्फेक्टेड पर्सन था उसके ये सब सामान है, और उसको अगर कोई और इंसान कांटेक्ट में आ जाता है उससे, तो उसकी हेल्थ पर भी असर पड़ेगा, वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। ऐसे ही जब सब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते रहेंगे तो इन्फेक्ट होते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी डिसीज़ेज़ कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ होती हैं जो कि एयर के थ्रू या फिर टच वच से फैलती हैं। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं हम इनको प्रॉपरली डिस्पोज करते हैं, और अगर हम डिस्पोज नहीं करते हैं तो ये सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा इशू बन सकता है, क्योंकि एनवायरनमेंट तो पॉल्यूट हो गई, और साथ में जितने भी आसपास के लोग हैं उनको भी इन्फेक्शन होने के खतरे बढ़ जाते हैं। तो हॉस्पिटल से रिलेटेड जितना भी वेस्ट है वो सब आता है बायोमेडिकल के अंदर। एक बार आप रीड करो बायोमेडिकल को। ओके, बायोमेडिकल क्लियर। तो अभी तक जो हमने पढ़ा ये था कि हम किसी भी सॉलिड वेस्ट को कितनी कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि जो सॉलिड वेस्ट निकल रहा है उस सॉलिड वेस्ट की अलग अलग कैटेगरीज क्या क्या हो सकती हैं। या तो वो रेजिडेंशियल होगा, या वो कमर्शियल एरिया से आ रहा होगा,
या वो इंडस्ट्रियल है, या वो बायोमेडिकल है, या फिर किसी कंस्ट्रक्शन वाले एरिया से आ रहा है, तो इसके बेसिस पे हम इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इफ़ेक्ट्स ऑफ पुअर सॉलिड मैनेजमेंट, यानी कि अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि हर एक जो सॉलिड वेस्ट आ रहा है उसको इकट्ठा करना, उसको ट्रीट कराना, या फिर उसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना जिसमें वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए और किसी और ऐसी चीज़ में कन्वर्ट हो जाए जहां वो हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। अगर हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं करते हैं तो हमारे लिए क्या दिक्कतें आ सकती हैं। अगर हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है, तो इसका क्या क्या इफ़ेक्ट, क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं पुअर सॉलिड मैनेजमेंट के। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, लिटर सराउंडिंग्स। ड्यू टू इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, particularly by municipal waste management terms, waste heap up and become a menace। अब अगर हम वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करेंगे, म्यूनिसिपल वेस्ट जितना भी है, तो क्या होगा, ये सब इकट्ठा होता रहेगा, ढेर बन जाएंगे कूड़ों के, और ये बहुत बड़ी दिक्कत बन जाएगा। वाइल पीपल क्लीन देयर होम्स एंड प्लेस ऑफ वर्क, दे लिटर देयर सराउंडिंग्स। अब हम लोग भी क्या करते हैं, अपना घर साफ़ करते हैं, अपने ऑफिस साफ़ करते हैं, लेकिन आसपास का एनवायरनमेंट ख़राब कर देते हैं, क्योंकि सब कूड़ा इकट्ठा करते हैं और बाहर डाल देते हैं। तो अंदर से तो साफ़ हो गया, लेकिन सब ने बाहर एनवायरनमेंट को ख़राब कर दिया, सराउंडिंग्स अपनी ख़राब कर ली। अब सराउंडिंग्स ख़राब होती हैं तो सराउंडिंग्स से प्रभाव किस पर पड़ता है, एनवायरनमेंट पर और कम्युनिटी पर। एनवायरनमेंट और आसपास की जो कम्युनिटी है इस पर उसका असर पड़ता है। एनवायरनमेंट और कम्युनिटी पर अगर बहुत सारा कूड़ा ऐसे फैला है तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो लिटर सराउंडिंग्स यानी कि सराउंडिंग्स एकदम फैली होंगी, कूड़ा भरा होगा हर जगह, और जब कूड़े के ढेर लगे होंगे, कूड़ा बहुत ज़्यादा होगा, तो उससे क्या होगा, सराउंडिंग्स ख़राब होंगी, और सराउंडिंग्स के साथ साथ हमारा एनवायरनमेंट ख़राब होगा और कम्युनिटी भी ख़राब हो जाएगी। लिटर सराउंडिंग्स के बाद है नेक्स्ट हमारा इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। अब इसका असर तो हम समझ ही सकते हैं कि डायरेक्ट असर ह्यूमन की बॉडी पर पड़ना ही है। इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल कैन अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग नियर बाय द पॉल्यूटेड एरिया और लैंडफिल्स। अब अगर हम प्रॉपरली वेस्ट को डिस्पोज नहीं कर रहे हैं, यानी कि सारा कूड़ा ऐसे ही फैला हुआ है सारा कूड़ा ऐसे ही फैला है, तो अब क्या होगा, यहाँ आसपास रहने वाली जो पॉपुलेशन है, जितने भी लोग हैं, उनकी हेल्थ पर असर पड़ता है, वो उसको अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। द हेल्थ ऑफ वाटर डिस्पोजल वर्कर्स and other employees involved with these landfill facilities are also at greater risk। अब हम तो कुछ ही टाइम के लिए कांटेक्ट में रह रहे हैं, जिन लोगों को पूरा दिन इनके साथ डील करना पड़ता है, जैसे कि ऐसे लोग जो कि वाटर डिस्पोजल वर्कर हैं, यानी कि वाटर डिस्पोजल का जो काम है उसमें हेल्प कराते हैं, और जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं जो वेस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसको देखते हैं, कूड़ा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, क्लीनिंग करना, तो अब इनकी हेल्थ तो और ज़्यादा रिस्क पर है, तो ह्यूमन हेल्थ इससे रिस्क पर है। एक्सपोजर टू वेस्ट दैट हैंडल्ड इम्प्रॉपरली कैन कॉज स्किन इरिटेशंस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ब्लड इन्फेक्शंस, ग्रोथ प्रॉब्लम्स एंड इवन रिप्रोडक्टिव इश्यूज़। अगर कोई भी इंसान इनके एक्सपोजर में रह रहा है, यानी कि जहाँ भी कूड़ा है उसके कांटेक्ट में है, आसपास रह रहा है,
तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है? स्किन इरिटेशंस, स्किन की डिसीज़, खुजली, इरिटेशन, ये सब हो सकती हैं। साथ में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी यानी कि सांस से रिलेटेड दिक्कतें, रेस्पिरेशन में आती हैं सांस से रिलेटेड सब दिक्कतें, सांस ना आना, सांस फूल जाना, प्रॉपरली सांस ना पाना, तो ये सब चीज़ें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं। ब्लड इन्फेक्शंस, अब ब्लड में भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और ब्लड का इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो हेल्थ बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है, क्योंकि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में है, और इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो ब्लड के थ्रू हर एक बॉडी पार्ट तक वो इन्फेक्शन चले जाता है, और उसको सही करना अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है तो पेशेंट को रिकवर कराना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ब्लड आप पूरा चेंज एक बार में नहीं कर सकते। तो इसलिए ब्लड इन्फेक्शन हानिकारक है, और ब्लड इन्फेक्शन का खतरा रहता है सॉलिड वेस्ट से। साथ में ग्रोथ प्रॉब्लम्स, ग्रोथ होना, जैसे ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाती, और रिप्रोडक्टिव इश्यूज, रिप्रोडक्शन में भी दिक्कत आती है। तो ये सब इम्पेक्ट है ह्यूमन हेल्थ पर, यानी कि सॉलिड वेस्ट को अगर हम प्रॉपरली डिस्पोज नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो ह्यूमन की हेल्थ पर ये सब असर हो सकते हैं। रीड करो एक बार आप इसे, इम्पेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। ओके, ह्यूमन हेल्थ पर प्रभाव के बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डिसीज कॉजिंग पेस्ट। अब ये पेस्ट जो कि डिसीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक फैला देते हैं, जैसे मलेरिया हो गया, तो ये सब पेस्ट के काम है। दिस टाइप ऑफ डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल फोर्सेस बायोडिग्रेडेबल मटेरियल टू रॉट एंड डिकम्पोज अंडर इम्प्रॉपर अनहाइजेनिक एंड अनकंट्रोल्ड कंडीशंस। इस बात का क्या मतलब हुआ? जो भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, बायोडिग्रेडेबल मतलब जो कि ऑर्गेनिक है, जो जिसको अगर हम कहीं पर छोड़ देते हैं तो वो सड़ के किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल है जैसे कोई भी खाने पीने की चीज़, सपोज दाल, सब्ज़ी, फ्रूट, अगर कहीं गिर गया वो फ्रूट तो वो पड़े पड़े वहीं पर सूख जाता है, और सूख के किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को इस तरीके से डंप कराते हैं, और वो सड़ता है जब, तो सड़ता कैसे है? वो इम्प्रॉपर कंडीशंस में, यानी कि आसपास का एनवायरनमेंट उससे ख़राब होता है। साथ में अनहाइजीनिक, क्योंकि साफ़ सफाई तो होती नहीं, अब कुछ ख़राब होता है तो तुरंत चींटियाँ आती है। आपने देखा होगा कुछ अगर गिर जाता है ज़मीन पर, या फिर कुछ फ्रूट वगैरह सड़ने लगता है तो उस पर चींटियाँ आती हैं। अनहाइजीनिक भी हो गया, और ये अनकंट्रोल्ड कंडीशंस हैं, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो डिकम्पोजिशन जब भी होता है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का, वो प्रॉपर कंडीशंस में नहीं होता, यानी कि इम्प्रॉपर कंडीशन में होता है। अनहाइजीनिक कंडीशंस रहती हैं, साफ़ सफाई वहाँ पर नहीं रह पाती है, और अनकंट्रोल्ड कंडीशंस होती हैं, वहाँ पर हम कंडीशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ डिकम्पोजिशन अ फाउल स्मेल इज प्रोड्यूस्ड। जैसे हम डिकम्पोजिशन कराते हैं तो एक फाउल स्मेल आने लगती है, एंड इट, फाउल स्मेल मतलब गंदी स्मेल आती है, एंड इट बिकम्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज कॉजिंग इंसेक्ट्स एज वेल एज इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। अब इससे क्या होता है, कुछ दिनों बाद, डिकम्पोजिशन के कुछ दिन बाद स्मेल आती है बहुत ज़्यादा, और ये यहाँ पर जितने भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिसीज़ फैलाते हैं,
ऐसे इंसेक्ट्स हो गए तो इनकी यहाँ पर ब्रीडिंग होने लगती है। ब्रीडिंग मीन्स बहुत ज़्यादा ये उत्पन्न होने लगते हैं, यहाँ पे बनने लगते हैं, ब्रीडिंग हो जाती है इनकी। और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म और डिजीज कॉजिंग इंसेक्ट्स, डिजीज कॉजिंग कौन से हो गए, जैसे मच्छर मक्खी हो गए। और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, अब ऑन द टॉप ऑफ दैट इट ऑल्सो स्पॉइल्स द एस्थेटिक वैल्यू ऑफ द एरिया। अब एस्थेटिक होता है मतलब देखने में भी ये गंदा लगता है कि कितने कुछ भी अगर सड़ रहा है तो वहाँ पर आसपास बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हो गए, मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा और कीड़े छोटे छोटे, तो ये देखने में भी गंदा लगता है और साथ में स्मेल भी आ रही है, तो वहाँ की एस्थेटिक वैल्यू ख़त्म हो जाती है। डिसीज कॉजिंग पेस्ट यहाँ से क्लियर है, एक बार इसको रीड करो आप, डिसीज कॉजिंग पेस्ट्स। डिजीज कॉजिंग पेस्ट के बाद नेक्स्ट है हमारे पास एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, सॉलिड वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज आर अ सोर्स ऑफ टॉक्सिक मेटल्स। अब सॉलिड वेस्ट जो निकल रहा है किसी भी इंडस्ट्री से वो टॉक्सिक मेटल है। साथ में वहाँ पर हैज़ार्डस वेस्ट जो कि हमारी जान के लिए खतरा जिनसे हो सकता है, हैज़ार्डस वेस्ट भी निकलता है और केमिकल्स भी निकलते हैं। तो सॉलिड वेस्ट किसी भी इंडस्ट्री से निकल रहा है, वो टॉक्सिक होता है, वो हैज़ार्डस होता है और ज़्यादातर केमिकल्स होते हैं। When released to the environment, the solid waste can cause biological and physiochemical problems to the environment that may affect or alter the productivity of soils in that particular area. अब जो ये सॉलिड वेस्ट है इंडस्ट्री से निकलने वाला, ये टॉक्सिक मेटल्स होते हैं, हैज़ार्डस होते हैं और साथ में ऐसे केमिकल्स होते हैं। तो जब हम इनको एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देते हैं, यानी कि इंडस्ट्री से बाहर करते हैं, तो एनवायरनमेंट में आ गए एज अ वेस्ट। तो जब हम इनको रिलीज़ करते हैं तो इन सॉलिड वेस्ट से बायोलॉजिकल दिक्कत होती है। बायोलॉजिकल यानी कि अब आपने देखा कि इंसेक्ट वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्रो करने लगते हैं, तो इंसेक्ट ग्रो हो जाते हैं और साथ में फिजियोकेमिकल केमिकल प्रॉब्लम्स भी, फिजियोकेमिकल प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाती है एनवायरनमेंट में। अब इस बायोलॉजिकल और फिजियोकेमिकल प्रॉब्लम से क्या होता है, जो सॉइल की क्वालिटी है वो बदतर हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है, बेकार हो जाती है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल, ये सब हैज़ार्डस वेस्ट है, टॉक्सिक मेटल्स है। सोचो जब ये सॉइल में आकर मिलते हैं तो सॉइल की क्वालिटी ऑब्वियस सी बात है ख़राब ही होगी। तो सॉइल की क्वालिटी यहाँ पर ख़राब होने लगती है, जिससे सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी ख़त्म हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। और सॉइल की प्रोडक्टिविटी ख़त्म हुई तो सॉइल वहाँ की बर्बाद हो जाती है। तो ये है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, इसको भी रीड करो आप। इसके बाद हमारे पास एक और 2 पॉइंट्स और बच रहे हैं।
ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो हमने यहाँ तक इम्पैक्ट्स ऑफ इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट कवर किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के रिमेनिंग पॉइंट्स कवर करेंगे। थैंक यू।